हमने पढ़ना शुरू किया था डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर के अंदर हमारा ईपीएस कम होने का कोई खतरा है, कोई चांस है, तो इसका मतलब है डाइल्यूटेड ईपीएस हो सकता है। तो कहते हैं कि आप अभी से ही शेयर होल्डर को ये बताना स्टार्ट कर दो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि कल को ये नए शेयर होल्डर हमारे शेयर होल्डर जब बनेंगे तो ईपीएस पर फर्क पड़ सकता है कि अगर यही वाला प्रॉफिट आए तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपका ईपीएस अफेक्ट हो सकता है। अगर तो ज्यादा हो सकता है, फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपको यही चलेगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम को ओवर शेयर नहीं करना, लेकिन अगर खतरा कम होने का है तो वो आपने करना है। तो बेस डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर 1 पहले आप लिख लें, पोटेंशियल शेयर होल्डर क्या होते हैं। मैं अब लिखूंगा तो नहीं, बस इतना बताता जाऊंगा। पोटेंशियल शेयर होल्डर होते हैं कि जो कि अभी वो शेयर होल्डर नहीं है बट फ्यूचर में वो शेयर होल्डर बन सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अभी वो नहीं है, पोटेंशियल का मतलब ही फ्यूचर होता है कि अभी वो शेयर होल्डर नहीं है बट फ्यूचर में वो शेयर होल्डर बन सकते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर। डन। अब अगर वो पोटेंशियल शेयर होल्डर फ्यूचर में शेयर होल्डर बनेंगे तो जाहिर सी बात है ईपीएस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईपीएस के फार्मूले के अंदर शेयर होल्डर होते हैं। तो वो कौन कौन से लोग होते हैं, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दूसरा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर। नंबर 3 ऑप्शन या वारंट्स, ऑप्शन या वारंट्स। ये 3 तरह से हमारे जो शेयर पोटेंशियल शेयर होल्डर होते हैं जो हमारे सिलेबस में, और भी काफी सारे पॉसिबल है, लेकिन ये 3 हमारे सिलेबस में। ओके होगी बात। अब अगर हम फर्दर देखें, इसकी वजह से क्या क्या फर्क आता है। अगर ये फ्यूचर में शेयर होल्डर बनेगा तो हमारी अर्निंग में कमी आएगी या इजाफा होगा, इजाफा होगा। किस वजह से इजाफा होगा, हमें पता है कि हम पी शेयर्स का डिविडेंड प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, पी शेयर्स का डिविडेंड प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। रिडीमेबल का माइनस करते हैं या इरेडीमेबल का माइनस करते हैं, किसका माइनस करते हैं, दोनों का माइनस करते हैं। एक माइनस हो चुका होता है इसलिए हम नहीं करते, अदरवाइज माइनस दोनों का करना होता है। एक माइनस हो चुका होता है फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, इसलिए हम दोबारा उसे माइनस नहीं करते, बट जो दूसरा होता है इरेडीमेबल का वो हम खुद माइनस करते हैं। अगर जब यही प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे बन जाए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो क्या फिर भी इनका डिविडेंड आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर तो इनका ऑर्डिनरी डिविडेंड आएगा, फिर तो प्रेफरेंस डिविडेंड खत्म हो जाएगा, फिर वो क्योंकि उनका स्टेटस ही प्रेफरेंस शेयर्स वाला खत्म हो गया, तो फिर वो जो डिविडेंड है अब वो माइनस नहीं करेंगे। जो पी शेयर्स का डिविडेंड है ना, चाहे वो रिडीमेबल का हो चाहे वो इरेडीमेबल का हो, वो माइनस नहीं करेंगे। तो अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो अर्निंग में पहले से इजाफा हुआ या कमी हुई, क्योंकि माइनस करने वाली चीज को माइनस नहीं किया तो अर्निंग पहले से बढ़ गई, तो अर्निंग में इजाफा हुआ। नंबर ऑफ शेयर में भी इजाफा होगा,
लेकिन ये जो अर्निंग है इसके ऊपर टैक्स इफेक्ट नहीं लेना, नो टैक्स इफेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का पता है ना क्या होते हैं, लॉन्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। अब अगर वो बॉन्ड्स या लोन होल्डर है वो अब हमारे शेयर होल्डर बन गए, तो हम जो उनको फाइनेंस दे रहे थे, फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे, क्या फिर भी पे करेंगे? अब तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गए। क्या बन गए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा सेव हो गया, इंटरेस्ट हमारा सेव हो गया। वो इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस में माइनस करते थे अब माइनस नहीं करेंगे, तो अर्निंग में क्या हुआ? इजाफा हुआ। अर्निंग में क्या हुआ? बट नेट ऑफ टैक्स, अर्निंग में इजाफा हुआ बट नेट ऑफ टैक्स। अच्छा, इसकी लॉजिक का पता चला है आप लोगों को? नेट ऑफ टैक्स हम क्यों लेते हैं? चले नंबर ऑफ शेयर में ये भी बता देता हूं, नंबर ऑफ शेयर में भी इजाफा होगा। देखिए नेट ऑफ टैक्स की बात सुन ले। अगर मेरे पास एक प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट मेरे पास आ गया 100 रुपए, ठीक है, और इंटरेस्ट मेरे पास था 10 रुपए, मैं माइनस करूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 90। ओके, अब टैक्स आ गया। अब टैक्स सपोज दैट लगता है 20% टैक्स ले लेते हैं एट द रेट ऑफ 20%, तो टैक्स आ गया इसका 18। तो अर्निंग में कितना हुआ फायदा? अर्निंग कितनी आ गई? 90 माइनस 18 करे जरा, कितना आ गया? डन। अब ये जो इंटरेस्ट वाले भाई साहब है ना, ये वाले, ये अब बन गए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या बन गए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो क्या अब भी हमें 10 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा? अब तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, वो बंदे अब बॉन्ड या बॉन्ड होल्डर रहे ही नहीं। तो हम अगर देखें तो फिर इनका प्रॉफिट कितना आएगा? 100 रुपया। ये 10 रुपए तो हो गई नहीं, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? पूरे का पूरा 100। अब इसके ऊपर 20% लग गया, तो 20% कितना आ गया? कितना फर्क पड़ा? 80। अब आपके प्रॉफिट में, अर्निंग में कितना इजाफा हुआ? 8 रुपए का। 10 रुपए का क्यों नहीं हुआ? टैक्स की वजह से। हालांकि इंटरेस्ट तो हमारा 10 रुपए सेव हुआ है, लेकिन अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है? 8 रुपए। 10 का नेट ऑफ टैक्स लेते 20% है ना, तो 20% को नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? क्योंकि नेट करना है ना आपने, तो आपका तरीका क्या होता है? 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस का मतलब है कि 20% तो 80% बचेगा, तो आप 10 into 1 माइनस 20% कर दें, या 10 को डायरेक्ट 80% से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी अपनी मर्जी। असल फार्मूला ये है, इंटरेस्ट सेविंग इनटू 1 माइनस 20%। तो वो 20% का 1 माइनस 20% कर दें या डायरेक्ट 80% कर दें, एक ही बात है। तो ये कितना रुपया आ गया? कौन सी देखें? 10 का फर्क। हाँ, अगर इंटरेस्ट था तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, तो टैक्स भी कम आया होगा, टैक्स भी कम होगा। अब जब हमारे पास टैक्स इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा टैक्स भी तो बढ़ गया। वो जो 2 रुपए है प्रॉफिट की वजह से हमारा जो टैक्स कम या ज्यादा हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से, वो इफेक्ट को नेट किया। ठीक है, अब देख लें 8 रुपए का वो नेट ऑफ टैक्स का फर्क रह गया ना। अब खुद सोचे, हमारा इंटरेस्ट 10 रुपए सेव हो गया, टैक्स पिछले साल इंटरेस्ट की वजह से कितना आ रहा था?
इंटरेस्ट ना होने की वजह से कितना आ रहा, इनकम सेव कितनी हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना सेव हुआ, लेकिन टैक्स भी तो बढ़ गया 2 रुपए, तो नेट सेविंग कितनी हुई 8 रुपए। इंटरेस्ट ना होने की वजह से हमारा प्रॉफिट तो 90 से 100 हो गया, लेकिन हमारा टैक्स भी 18 से 20 हो गया। तो नेट इफेक्ट हमने लेना, और पी शेयर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता यहां पे ऑपरेशन के अंदर, इसलिए उसको जाकर लिखना होता है इक्विटी के अंदर। तो इसलिए जब भी डिविडेंड है उसको विदाउट टैक्स लेना है, जब भी इंटरेस्ट है उसको विद टैक्स लेना है। चलिए जी, लेक्चर नहीं लिया आपने भी, चालीस से 50 मिनट का लेक्चर था, टाइम का पता नहीं चलता, क़यामत की निशानी, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। मतलब एक बंदा 24 घंटे में से अगर 30-35 मिनट नहीं निकाल पा रहा, आधा होता फिर चली जाती है लाइट, फिर उसके बाद एक नहीं करता, फिर आधा खोलते हैं फिर लाइट चली जाती है, फिर क्या करें। नहीं आप लेक्चर पूरा खोला करें, फिर पूरा ही खोलते हैं आधा ना खोला करें ना, क्योंकि आप लोग ना लेक्चर खोलते हो, लेक्चर सुनते नहीं हो, कुछ और सुन लेते हो। तो कहते हो कि लेक्चर तो बस बाद में भी सुन लेंगे, कुछ और का टाइम ना शायद बाद में मिले। पोस्ट के लेक्चर सुने, पोस्ट तो सुने नहीं लगे दो तो वो तो आप, क्योंकि वो तो वैसे चैप्टर भी खत्म हो गए, नहीं आपने छुट्टियां मुश्किल चैप्टर पहले पढ़ाया तुम्हारे, अगर आप साथ साथ पढ़ते ना तो फिर ऊपर से नहीं गुजरते। चलें, और ऑप्शन की बात आ जाए, ऑप्शन के अंदर अर्निंग के ऊपर 0 इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह यह है, ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अब बार बार वो कहानियां बंदा सुनाए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस बंदे ने पहले कहानी सुनी हुई हो, हम ले लेंगे आप पैसे। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने तो बहुत ही इंजॉय किया है, चैलेंजेस इंजॉय किए हैं इन 2 दिनों के अंदर। हाँ जी, ऑप्शन में है क्या कि ऑप्शन में होता यह है कि पहली बात तो यह है कि अगर एवरेज मार्केट प्राइस एक होती है और एक एक्सरसाइज प्राइस होती है। तब थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपकी एवरेज मार्केट प्राइस हायर हो, एवरेज मार्केट प्राइस हायर हो, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ऑप्शन का सवाल करेंगे, ऑप्शन का फैक्ट लेंगे, मतलब समझेंगे कि ये काम करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस हायर हो तो फिर आप सवाल ऑप्शन वाला पॉइंट ही छोड़ देंगे, फिर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी ही नहीं। ऐसा क्यों है, फिर वो लेक्चर ही सुन लेना पिछला, ठीक है ना, वो उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। ठीक हो गया। ये तो थे कि इनकी वजह से हमारा ईपीएस डाइल्यूट हो सकता है, कन्वर्टेबल पी शेयर्स की वजह से, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वजह से, या ऑप्शन की वजह से। अच्छा, इसमें से अगर तो अलग अलग सवाल आ जाए तो सबको अलग अलग करते हैं, बट अगर ये तीनों में से तीनों आ जाएं या 2 आ जाएं, फिर कैसे सवाल हल करते हैं वो देखते हैं, और फिर उसकी अंग्रेजी पढ़े। तो एक सवाल लिखें, बल्कि सवाल क्या लिखना है, क्वेश्चन आपकी बुक से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में टाइम जाया नहीं होगा।
चलें, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा जरा। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। आप ये पिछले, क्योंकि 2 ही लेक्चर हुए हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के, वो आप लाजमी लें घर जाकर, जिसका बेसिक ईपीएस रहता है वो भी कंप्लीट कर लें, ताकि फिर कल हम इसके पास पेपर शुरू कर देंगे। आज आप यहां तक ही करेंगे, नया कुछ नहीं करवाऊंगा, डाइल्यूटेड ईपीएस आज कंप्लीट करवाऊंगा, बट कल से फिर हम इसके पास पेपर और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करेंगे। The following information relates to Olympics Limited for the year ended December 2005. Number of ordinary shares in issue 2 million. Number of ordinary shares in issue 2 million. Reported earning attributable to ordinary shares. खुद ही बता दिया है, earning attributable to ordinary share. Average market price of the share rupees 80. Potential ordinary shares option 600,000 option with the exercise price 60. ये एक्सरसाइज प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है, एवरेज मार्केट प्राइस है। तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करें? ऑप्शन एक्सरसाइज। अच्छा, कभी जिंदगी में राइट शेयर्स की प्राइस और फेयर मार्केट प्राइस बराबर आ जाए तो क्या फिर भी राइट इशू फैक्टर लेंगे? अगर आप फुल मार्केट प्राइस के ऊपर राइट शेयर इशू करो तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो वो राइट शेयर आप फुल मार्केट प्राइस पे इशू कर रहे हो। ये तब फैक्टर लेते होते हैं जब शेयर फ्री दे दो, या शेयर कम कीमत पे दो, या शेयर बगैर पैसे लिए दिए डबल या हाफ कर दो, मतलब स्प्लिट या कंसोलिडेट कर दो, तब बोनस फैक्टर लेते होते हैं। अगर तो आप लोग फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं तो फिर कोई फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, ऑप्शन आपके पास 6 लाख है। 1,07,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। Each preference shares is convertible into 2008 at the rate of 3 ordinary shares for every 10 preference shares। कहता है हर 10 preference shares के बदले 3 preference share देंगे। कब? 2008 में। और अब हम कहां पे खड़े हैं? 2005 में। तो ये पोटेंशियल शेयर होल्डर है। आज का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और का आज मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है। 2008 में वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर। 4% convertible bonds 5 million. Each bond is convertible in 2009 into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every rupees 100। कहता है बेसिक ईपीएस फाइंड करो। बेसिक ईपीएस तो इधर ही फाइंड कर देते हैं। बेसिक ईपीएस बराबर आ गया 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन। क्योंकि ना तो कोई नया नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एवरेज वेटेड एवरेज भी नहीं करना। एक बात हमेशा याद रखनी है, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है वो कभी बेसिक ईपीएस को नहीं छेड़ेंगे। पोटेंशियल शेयर होल्डर वो कभी भी बेसिक ईपीएस को तंग नहीं करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये जो पी शेयर्स हैं इसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि इसमें नहीं लिखा रिडीमेबल या इररिडीमेबल। अगर ये इररिडीमेबल हुए तो बेसिक ईपीएस फाइंड करते वक्त इसका डिविडेंड माइनस करेंगे, और अगर ये रिडीमेबल हुए तो बेसिक ईपीएस का डिविडेंड माइनस कुछ भी नहीं बताया हुआ, आपकी अपनी मर्जी है। नोट दे देंगे नीचे कि हमने इसको क्या कंसीडर किया। अभी हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये रिडीमेबल है। हमें क्या फायदा होगा? हमें यहां 6 मिलियन में से कुछ माइनस नहीं करना। ओके होगी बात। अब आ जाए पोटेंशियल शेयर होल्डर। अगर तो एक होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा कल के लेक्चर्स में, जो प्रीवियस लेक्चर है। एक से ज्यादा होंगे तो वो तरीका मैं सिखाने लगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये वर्किंग होगी आपकी जी।
बारी बारी सबको लिखते जाए। नंबर 1 ऑप्शन, जितने भी होंगे ऐसे सबको लिख देंगे। ऑप्शन की वजह से हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग, या इंक्रीज इन अर्निंग। हाँ जी, ऑप्शन की वजह से अर्निंग में कितना इजाफा होता है? 0। ऑप्शन की वजह से अर्निंग में कितना इजाफा होता है, क्योंकि ऑप्शन का मतलब होता है करंट कोई स्टेटस नहीं है, होता है ना करंट प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसमें कुछ भी नहीं है। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसका एक फार्मूला होता है, ऑप्शन शेयर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। पेपर में पूरा लिखना है, अभी सिर्फ एब्रीविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। अगर ये फार्मूला पॉजिटिव आंसर देता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आंसर तब नेगेटिव आएगा जब एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगी, तब तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6 लाख ऑप्शन। कितनी ऑप्शन है? 6 लाख ऑप्शन। 600,000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस 80 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 60 डिवाइडेड बाय, हाँ जी करो जरा, 150,000। फिर तीसरा स्टेप होता है इंक्रीमेंटल ईपीएस, 0 डिवाइडेड बाय 150,000। ओके की बात, क्या किया? इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीमेंटल ईपीएस। इंक्रीमेंटल ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन का काम होगी, ऑप्शन की वर्किंग होगी। अब वर्किंग करने जा रहे हैं, सॉरी वर्क करना जरूरी नहीं होता, बल्कि नहीं, ये जरूरी नहीं, ये तो बस बताने के लिए आने वाले सवालों के अंदर जीरो आया कैसे ये बताने की। कल को तो आप डायरेक्ट लिखोगे ना, जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? कन्वर्टेबल पी शेयर्स। कन्वर्टेबल पी शेयर्स, हाँ जी प्रेफरेंस शेयर्स है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? इंक्रीमेंटल अर्निंग या इंक्रीज इन अर्निंग। ये जो 1 मिलियन है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है या अमाउंट है? ध्यान से देखना होता है। अमाउंट के साथ हमेशा करेंसी यूनिट लिखा होता है, अमाउंट के साथ हमेशा करेंसी यूनिट लिखा होता है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10, अब अमाउंट आ जाएगी 10 मिलियन। और उसका डिविडेंड का रेट कितना है? 7%। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ शेयर का 7% ले लेते तो आंसर अमाउंट आती या नंबर ऑफ शेयर आते? नंबर ऑफ शेयर आते। तो पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, उसका 7% लेंगे तो ये हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड कितना देता है वो? 7%। तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू थी उसका हमने 7% ले लिया, तो कितना आया? 7 लाख।
तो बताओ इस 7 लाख को टैक्स इफेक्ट के बगैर लेंगे या टैक्स के साथ लेंगे, यानी विदाउट टैक्स लेंगे। पी शेयर्स के ऊपर टैक्स कभी भी टैक्स का इफेक्ट ना लिया करो, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कभी टैक्स का इफेक्ट नहीं आता। ठीक होगी बात। रिडीमेबल कैचर करे या इररिडीमेबल करे ना, होता तो डिविडेंड ही है ना, बस उसकी प्रेजेंटेशन चेंज होती है कि लिखना कहाँ है। इसके डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स रेट होता है ना, वो बिजनेस टैक्स रेट नहीं होता, स्लैब रेट नहीं लगता, इनके ऊपर एक फिक्स रेट लगता होता है, वो अलग होता है, वो ऑपरेशन के अंदर आ ही नहीं रहा होता, वो अलग से। आपने अदर सोर्स पढ़ा होगा तो उसमें बिजनेस पे नहीं लगता, फिर ये अदर सोर्स में चला जाता है। हाँ जी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब आओ जरा क्या कह रहा है वो, सवाल को गौर से देखना होता है। हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 3 शेयर देंगे, तो वहां से हम अमाउंट पिक करें या नंबर ऑफ शेयर लेकर आए? नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हर 10 के बदले 3 शेयर देने हैं, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/10 कितना आ जाएगा? 3 लाख। इंक्रीज इन ईपीएस 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना आ रहा है? 2.3। ओके होगी बात। तीसरा नंबर आ गया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, इंक्रीज इन ईपीएस। हमें टेबल बनाकर भी कर सकते थे ताकि ये बार बार हमें ना लिखना पड़े इंक्रीज इन अर्निंग, ऊपर सारी हेडिंग लिख देते, नीचे उनका लिखकर वो एंड पे यही काम कर सकते थे, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती, टाइम भी हमारा बच जाता। लेकिन पेपर में ना अभी तक 2 ही आए हुए हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते। हाँ जी, सबसे पहले 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये जो 4% है ये अमाउंट पर अप्लाई होगा या नंबर पर अप्लाई होगा? अमाउंट पर, क्योंकि हमें इनकम चाहिए ना, इंटरेस्ट चाहिए, तो नीचे अमाउंट ही तो गिवन है 5 मिलियन, और बिल्कुल नीचे उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? टैक्स रेट। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स अफेक्ट के साथ लेके नेट ऑफ टैक्स लेना। तो 5 मिलियन का 4% लें पहले, तो 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 70% डायरेक्ट कर दें, क्योंकि 30% टैक्स है, नेट करना है हमने उसको, तो 30% टैक्स काट जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा? 70%। तो 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4% ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 70% करेंगे तो नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा कितना? 140। नंबर ऑफ शेयर, हर 100 रुपए के बदले 20 शेयर देने हैं। अमाउंट लेकर आओगे या नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेकर आओगे? अमाउंट, हर 100 रुपए के बदले 20 शेयर देने हैं, तो रुपए लेकर आओगे, 100 पे डिवाइड करोगे ना, हर 100 रुपए के बदले आपके पास टोटल 5 मिलियन है, आप इसके 100 बनाओगे, कितने नंबर ऑफ 100 बनते हैं? तो 100 पे डिवाइड कर दो, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 20, वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय। याद रखें, नंबर में कन्वर्ट करोगे, नंबर बेस बनाओगे तो उधर से नंबर लेकर आओगे, अमाउंट बेस बनाओगे तो अमाउंट लेकर आएंगे। तो 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20 ओवर, याद रखें चाहे पी शेयर्स को कन्वर्ट करना हो या बॉन्ड को कन्वर्ट करना हो, जिसको मैंने हाईलाइट किया है इनका यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों अमाउंट्स हो या दोनों नंबर्स हो।
क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमेशा नंबर से करेंगे। ये जो ₹100 है ना, तो उधर से भी 1 मिलियन 5 मिलियन ले गया। हाँ जी, कितना हो गया काम? इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ गया? चेक कर लेना, फिर भी काबिले भरोसा बंदा नहीं है जो बता रहा है। 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20/100 करके देख लो, 1 मिलियन ही आ रहा है। अब 1,40,000 को 1 मिलियन में डिवाइड करो, 0.1। मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं, काबिल भरोसा ना होना। अच्छा, फिर आप होंगे शायद। चलिए, अब आपने करना ही करनी है रैंकिंग। नेगेटिव भी हो सकता है ईपीएस, मतलब यहां पर नेगेटिव नहीं आता आपका बेसिक ईपीएस, क्योंकि जब लॉस होगा तो तब नेगेटिव, मतलब उसको लॉस को तो नेगेटिव समझा जाएगा ना। अच्छा, इसमें सबसे कम जो ईपीएस होगा उसका रैंक देना है 1। ऑर्डर करने लगे हैं कि पहले किसके ऊपर डिल्यूटेड ईपीएस इस्तेमाल करना है। तो सबसे कम ईपीएस किसका आ रहा है? ऑप्शन का। तो 99% इसका ही रैंक 1 होता है हमेशा। फिर उसके बाद किसका आ रहा है रैंक? रैंक नंबर 2। फिर उसके बाद रैंक नंबर, ये ऑर्डर फिक्स हो गया। पहले हम ऑप्शन के वर्किंग करेंगे, फिर हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वर्किंग करेंगे, फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वर्किंग करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होगा। ओके होगी बात? चले, अब ये वर्किंग थी, अब क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बेसिक ईपीएस। कितना था? 2 मिलियन था। प्रॉफिट कितना था आपका? 6 मिलियन डिवाइड बाय 2 मिलियन, आंसर कितना आ गया? फिर आपने हेडिंग देनी है डाइल्यूटेड ईपीएस। रैंक 1 ऑप्शन। ऑप्शन का डाटा लेना। डाइल्यूटेड ईपीएस का लेक्चर लिया है ना, कैसे करना है डाइल्यूटेड ईपीएस का? अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड, बट किसके? ऑप्शन के। किसके? जो आप ले रहे हो। तो अर्निंग में अर्निंग ऐड 6 मिलियन प्लस 0, क्योंकि ऑप्शन की अर्निंग क्या थी? इंक्रीमेंटल अर्निंग 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड, वर्किंग सही 2 मिलियन प्लस ऑप्शन के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150,000। कितना आंसर आ गया? 2.79। आपने बेसिक ईपीएस के साथ इसको कंपेयर करना है। अगर तो पिछले ईपीएस से ये ईपीएस कम हो रहा है तो डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कम होना, और अगर नहीं कम हो रहा तो एंटी डाइल्यूटेड। कम हो रहा है तो डाइल्यूटेड, और कम नहीं हो रहा तो एंटी डाइल्यूटेड। तो ये पहले 3 था, अब कितना हो गया? 2। तो हम लिखेंगे डाइल्यूटेड। फिर रैंक नंबर 2। रैंक 2 क्या था? वो जो आपने बाद में रैंकिंग दिया ना, वो लेनी है। जो पहले के सीक्वेंस में लिखना वो नहीं। दूसरा क्या था? कन्वर्टेबल बॉन्ड। उसी तरह अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड, लेकिन यहां से आगे ऑनवर्ड, यहां से आगे ऑनवर्ड जाना है। अर्निंग में अर्निंग ऐड, पहले अर्निंग कितनी है? 6 मिलियन प्लस, बताओ कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से अर्निंग में क्या इजाफा हुआ आपका? 140,000
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस करके लिख लेना, ये पहले है, ये भी, ये 150 भी ऐड करके साथ ही जाना है आगे, वो जो पिछला सीक्वेंस है ना उसी को कंटिन्यू करना है, प्लस हाँ जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 मिलियन। ये जरूरी कि 2 मिलियन और 1,50,000 को आप अलग अलग लिखो, प्लस करके लिख सकते हैं। हाँ जी बताएं कितना आ गया? 6 मिलियन प्लस 140,000, ये न्यूमिरेटर आ जाएगा। 2 मिलियन प्लस 150,000 प्लस 1 मिलियन। अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर, कितना जी? 150 दोबारा नहीं ऐड किया, इसको पूरा लेना है, यानी 2 मिलियन प्लस 150,000, तो मैंने प्लस किया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया एज इट इज। मतलब आपने ऑर्डर के साथ जाना है, जो अर्निंग आपकी आ रही होगी अगली अर्निंग उसी पिछली अर्निंग को लेकर जाना है, शुरू वाली नहीं, सीक्वेंस। अर्निंग भी यही लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी यही लेंगे, और इस जैसे जैसे आगे जाएंगे पिछली अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर लेते जाएंगे। हाँ जी कितना आया? 1.95 डिल्यूटेड या एंटी डिल्यूटेड? कंपेयर कैसे करना है? पिछली वैल्यू से, डाइल्यूटेड। ओके होगी बात? रैंक नंबर 3। अब रैंक नंबर 3 कौन सा है? कन्वर्टेबल पी शेयर्स, कन्वर्टेबल पी शेयर्स। हाँ जी कन्वर्टेबल पी शेयर्स, अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड। आप चाहो तो इस अर्निंग को प्लस करके ले ले, अगर आपको ज्यादा वो लेंथी वर्किंग लगने लग जाए तो प्लस करके लिख ले, या डायरेक्ट लिख ले 6 मिलियन। आपने तो प्लस करके लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 140,000 प्लस पी शेयर की अर्निंग कितनी थी? 700,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, और 3 मिलियन में 150,000 ऐड कर दो तो कितना बन रहा है? 3150 प्लस नया नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। हाँ जी 1.98 बताओ ये डिल्यूटेड है या एंटी डिल्यूटेड है? क्योंकि 1.95 के बाद 1.98 बढ़ा है, ईपीएस से कम हुआ है, बढ़ गया है, तो एंटी डिल्यूटेड। ठीक होगी बात? तो ये आपका सवाल हो गया कि अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल शेयर होल्डर होंगे तो किस तरह से करेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे पेपर के अंदर कि अच्छा बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा ईपीएस जाएगा, तो वहां पर एक बेसिक ईपीएस जाता है और एक डिल्यूटेड ईपीएस जाता है। तो जो बेसिक ईपीएस है वो तो हमारे पास 3 है, बेसिक ईपीएस कितना है? 3, और एक है डिल्यूटेड ईपीएस, और वो आपका एंड वाला जो होगा एंटी डिल्यूटेड से पहले, और अगर एंटी डिल्यूटेड है ही नहीं तो फिर आखिरी वाला जो डिल्यूटेड ईपीएस होगा ना वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है 1.9। तो एक बेसिक ईपीएस 3 और डिल्यूटेड ईपीएस 1.95। और अगर पहला ही एंटी डिल्यूटेड आ जाए तो उसके बाद वर्किंग ना करना कभी जिंदगी में, क्योंकि उसके बाद सारे ही एंटी डिल्यूटेड होंगे, क्योंकि हमने रैंक कर लिया था ना। और फिर अगर पहला ही एंटी डिल्यूटेड आ गया फिर बेसिक ईपीएस भी वही, डिल्यूटेड ईपीएस भी वही। क्या नहीं हो सकता? क्योंकि रैंक कर, इसलिए तो करते हैं, इसलिए रैंक किया जाता है कि हम पहले ही मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये एंटी डिल्यूटेड अगर एक दफा आ जाए तो उसके बाद डिल्यूटेड आ जाए,
ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि पहली दफा ही एंटी डिल्यूटेड आ जाए, तो फिर बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस आर द सेम। अगर क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल शेयर होल्डर है ही नहीं तो क्या फिर डिल्यूटेड ईपीएस हो सकता है? फिर भी होगा, फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड होगा। एक बात याद रखिए, पेपर में ये कितनी दफा सवाल आया हुआ है, एक दफा सवाल आ गया तो उसमें पोटेंशियल शेयर होल्डर थे ही नहीं और आईकेएम ने पूछा था बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स ने कहा जी उसमें तो कोई पोटेंशियल शेयर होल्डर है ही नहीं, वो लिख कर ही नहीं आए। आईकेएम ने भी फिर जिद्दी था, उसने भी आधे नंबर दी। हालांकि सिर्फ जवाब में क्या लिखना था, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 3 सपोज, बस। लेकिन बच्चों ने सिर्फ बेसिक ईपीएस लिख दिया, ये नहीं लिखा है कि अपने आधे नंबर। एक लफ्ज में नहीं था, रिक्वायरमेंट को देखता है कि जब बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस क्वेश्चन के अंदर ना मिल रहा हो, ना फाइंड हो रहा हो, तो बेसिक ही डाइल्यूटेड ईपीएस है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। ठीक होगी बात? अच्छा, अभी सिर्फ क्योंकि अब वैसे तो टेंशन वाली बात है नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो मैंने आपको करवाने हैं ना, जो कंफर्म करवाने हैं, उससे ज्यादा कम तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो सकते, कम तो नहीं हो सकते। वो कोई 7.25 समझ लो, और फरहान साहब के हिस्से में है 6.75 जो चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स शायद उनके ज्यादा हो। अब इसके अंदर जो करंट मंथ चल रहा है, इसमें जो हमारा टारगेट है वो एक है ईपीएस, एक है इफ्रिक 1 और एक शायद आईएस 21, शायद होता है तो ठीक है, नहीं होता ना से। ईपीएस हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा हफ्ता हमने इसके पास पेपर और बाकी थ्योरी वगैरह हर तरह से पढ़ना है इसको, ठीक है। ताकि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग 2 दिन 3 दिन ऐशिया करके आए हैं, 2 तो नहीं 3 दिन थे, वो भी साथ मिल जाएं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट मंथ जब हमारा स्टार्ट होगा, इसमें मैंने आपको करवाना है एक तो IFRS 8। IFRS 8 एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, वैसे तो चाहो तो एक दिन में हो जाता है, वैसे एक हफ्ता चाहे लगा लो, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। एक टॉपिक होगा जो नया स्टैंडर्ड आजकल आया हुआ है, IFRS S1 सस्टेनेबिलिटी का। पता नहीं इसमें से पिछली दफा 2 नंबर आए थे, इस दफा पता नहीं 3 आते हैं या 4 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता इसमें से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद अगर हम आगे चले, यहां पर मैंने आपको करवाना है IAS 38, बल्कि सॉरी IAS 38 मैं इधर ही करवा दूंगा क्योंकि ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड है। IAS 38, ठीक है। और फिर जब हम जून में जाएंगे तो जून में मैंने आपको करवाना है लीज, जो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारे पास रह जाएगा IFRS 9, ठीक है। जुलाई के अंदर भी हम यही पढ़ेंगे, यही यहां पर ही रिवाइज और सब कुछ कर देंगे, क्योंकि ईपीएस को मेरे ख्याल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी इसको मजीद थोड़ा टाइम देना है, तो ये रिवीजन की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान सा टॉपिक है। इफ्रिक 1 की भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे का सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये IAS 16 है। 21 भी बेसिक सा टॉपिक है। अगर रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो वो इन 3 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जुलाई का पूरा महीना हमारे पास रिवीजन का टाइम, उसके बाद देखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि ना ही देखें कि कोई और स्टैंडर्ड है जिसमें कोई अगर मसला है तो उसको भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने 1037 डिस्कस किया था, बट मैं कहूंगा कि 1037 आप साथ साथ पढ़ना, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड, ठीक है। बल्कि स्टैंडर्ड तो सारे ही अच्छे होते हैं,